ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन को स्किप कर दिया, तुम्हारा ही नुकसान है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। हाँ, और मंथ भी 11 है, वाह। और सीपीयू टॉपर्स को भी 1111 रुपये पेटीएम में प्राप्त हुए, वाह यार, वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हमने आज 11 आर्टिकल पढ़े, 11:11 पे क्लास खत्म हुई, 11वां महीना चल रहा है और 11 रुपये मिले हैं टॉपर्स को। ऐसा मतलब ऐसी बात चल रही है तो मतलब कुछ तो है इस 11 में, द 11 फीवर। हाँ, और 11,000 लोग लाइव भी हैं। ओ शिट मैन, शिट, 11,000 लोग लाइव भी हैं भाई। क्या है 11 में आज, वाह। और तो कुछ नहीं है, देख लो 11 में कहीं और तो प्यारा नहीं दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी 10 हो गए लेकिन अभी इससे पहले तो 11,000 ही थे पूरा। हाँ, 11,000 वॉचिंग भी थी, यस। खैर, एन अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर से 11,000 करो यार, मतलब क्या 10,000 कर दिए, थोड़ा सा इसको करो 11,000, तो फिर थोड़ा स्क्रीनशॉट लें हम उस 11 का। तो गलत होगा बिकॉज अमेंडमेंट नहीं करना होता आर्टिकल 368 के तहत। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, अगर आपको कोई नया स्टेट क्रिएट वगैरह करना है, ऑल्टर करना है उसकी बाउंड्री वगैरह को, रैटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट, कुछ रैटिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ उनका क्या चाहिए, अमेंडमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ उनकी हमें आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो उनकी सिर्फ हमें रिकमेंडेशन चाहिए। द लेजिस्लेशन कैन बी पास बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। उनकी सिर्फ स्टेट्स की रिकमेंडेशन लेनी होती है, जिसके लिए उस बिल को लाने से पहले हमें किससे वो देना होता है बिल, वो देना होता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसको टेबल करता है कहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेचर में पूछता है, राज्य के विधानमंडल में, देन उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे ना करे, डिपेंड्स। ओके, चलो। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। तो किससे डील करता है सिटीजनशिप से? हम हो रहे हैं 9-11। बेटा अभिषेक शर्मा सर, आज 11 भी है, मतलब 11 मतलब क्या है, 11 क्या है, 11 नंबर पर सेक्टर लगाओ सर आज। हाँ लगाता हूँ आज, ड्रीम 11 तो रहा नहीं यार, ये भी देखो 11 की तरह लग रहा है। वाह यार, ठीक है। तो ये एक्ट जो है ये 26 जनवरी 1950 के बाद से डील करता है, इससे पहले 5 से 8 तक जो आर्टिकल्स हैं। Which of the following areas have been exempted from the purview of Citizenship Amendment Act of 2019? ये सीरीज 2024 से क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। कौन से एरिया होंगे? तो हमारे ये 6 शेड्यूल एरिया होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको स्पेशल प्रोविज़न मिले हुए हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। स्पेशल इनके पास प्रोविजंस हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है आपकी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADCs। द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो 35वां संविधान संशोधन किससे एसोसिएटेड है ये? मिजोरम मोलासिस बेसिन से? नो। सिक्किम से? यस। तो 35th अमेंडमेंट से पहले ये क्या बना, एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा मिला, और फिर 36 जो अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, उससे इसको कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला। तो ध्यान रखना है। 6th करिए, मैचिंग करना है। नाम क्या है आसमा, और जीके किससे पढ़ती हूँ, जल्दी बताओ। तो 371 ABI। तो माता जी का पहले तो आशीर्वाद लिया था, ओके, फिर नाम आसमा जी के। 2134, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लो इसी बार का सीरियस है क्वेश्चन है। नाम आसमा जी के, नॉट करेक्ट। इनमें से गलत कौन सा है? CISF में असिस्टेंट कमांडेंट बने गाइस। चलो इसको बाद में करो, पहले ये करो, ये भी कर ही लोगे, ठीक है, अभी किया है। ये 2 क्वेश्चन करो पहले, 10वां करो जरा जल्दी से, 10th करो, 10th वाला करो पहले। मिलोनी जी का क्वेश्चन है, सर ये इंडिया में बार बार कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास रिन्यू क्यों करना पड़ता है? हमारे इटली में तो ऐसा नहीं होता है, सो दैट कि फ्रॉड को रोका जा सके। ऐसा आपके इटली जैसा तो नहीं है ना मिलोनी जी। और ये सवाल आप मोदी जी से तो पूछ सकती थी अगर आपकी बात होती है रोज़ तो।
ओके, ठीक है। अंडर आर्टिकल नंबर 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड अनलेस जब तक कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बता देगी तब तक। तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस होगा, वहाँ एक कस्टमरी लॉ होगा, ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड भी हमने देखा था कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर इतना आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है ओनरशिप लैंड का। बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड विद अदर स्टेट, तो नागालैंड इसका भैया को तुम खुद सोचो यार, तुम खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। हाँ, मैंने क्या बताया था, लद्दाख को क्यों 6 शेड्यूल नहीं दिया जा रहा, क्या गवर्नमेंट का लॉजिक हो सकता है। वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, चाइना बोलता ही रहता है कि पूरा अरुणाचल हमारा है। तो और अभी हमने देखा है आर्टिकल नंबर 1, नो स्टेट हैज़ राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। फिर इंडिया फेडरेशन है लेकिन उसमें सेंटर को ज़्यादा पावर मिली हुई है। क्यों मिली हुई, तो मैंने आपको बताया था बिकॉज नेशनल यूनिटी को भी इंश्योर करना है, नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना है। तो नागालैंड की असेंबली के पास इतने पावर नहीं होंगे कि वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है, कि उसकी बाउंड्री दूसरे राज्य के साथ कितना क्या होगा, इतना पावर नहीं है। वो पावर पार्लियामेंट के पास ही रहेगा। वैसे आप इसको भी कर सकते हैं, देख रहे हैं 11th क्वेश्चन, कुछ तो है भाई 11th में आज। As per Article number 371G of the Constitution of India, special provisions have been made with respect to the state of Mizoram. वही अगेन अकॉर्डिंग करो, उसको पढ़ो और करो, वही उसी तरीके का पूरा सेम तरीके का क्वेश्चन है ये सीडीएस 2 2024 है। ये किसमें आता है, एनडीए 1 2024। तो सिंपल, तो क्या कवर्ड नहीं है इसमें, तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मीज़ो कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन इनका, या फिर ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। तो नॉट कवर्ड मिजोरम। तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मीज़ोस कवर्ड है। मीज़ो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर ये भी कवर्ड होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू मीज़ो कस्टमरी लॉ, ये भी आपके कवर्ड हैं इसमें। और ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई ऑन certain matters unless the legislative assembly of Mizoram so decides by resolution, which of the following matters is not, ठीक है। ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, क्योंकि 6th शेड्यूल में आता है मिजोरम, ठीक। और याद है आपको ATM मनी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल डिसाइड करेगी ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब आ जाओ, कर लो यहाँ वाले क्वेश्चन SSC के। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ अ व्हाट, इंडिया इज़ अ व्हाट, कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनियन एट टेरिटरी। ये तो सिटीजनशिप है, पूरा नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में पार्ट नंबर 1 आर्टिकल 1 to 4, ओके। 14th, विच शेड्यूल एंड आर्टिकल कंटेन्स द नेम्स एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, किस में दिया हुआ है नेम्स और एक्सटेंट ऑफ यूटीज़, तो शेड्यूल 1st एंड आर्टिकल नंबर 1 to 4, सिंपल, ठीक है। 5 तो स्टार्ट हो जाता है सिटीजनशिप से, और सेकेंड शेड्यूल तो डील करता है किससे, एमोल्यूमेंट से, भत्ते से, विच इज, और सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं कि नहीं है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी एज फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। अगला करिए। Admission and allocation of new states is mentioned in which of the following articles of the Constitution? Admission और allocation of new states बताइए। Admission और establishment of new state, ये किससे बात कर रहा था, डील कर रहा था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ये है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स।
और एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो 2। करिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 की तरह चेंजेस करने हैं तो व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास लॉज अंडर आर्टिकल 4 क्लॉज 2 इन इंडियन पार्लियामेंट। गलत, क्यों? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल मेजोरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट वोटिंग बोलते हैं उसको। पढ़ेंगे आगे। ये करिए 18th पढ़िए और करिए, ये हिंदी में रहा आपका। Which of the following is an incorrect statement in regard to the meaning of the union of state in the Indian context? Country was divided into different states for administrative convenience. The Indian Federation was the result of an agreement by कोई रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में। फेडरेशन नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए नो स्टेट हैज़ राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन, यानी कोई स्टेट चाहे कि नहीं मैं भारत में नहीं रहना है तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज ऑथोराइज टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है? किसके पास ये पावर है? तो ये पावर किसके पास है? आर्टिकल नंबर 4 में हमें पता है पार्लियामेंट के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 4, emergency, financial, fundamental right, laws for the reorganization of state. Okay. Which of the following state was not formed through the State Reorganization Act of 1956? 1956 का जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उससे नहीं बनाया गया था। तो गोवा तो नहीं बनाया गया था। क्यों? गोवा तो अगर आपको याद हो जो 12th अमेंडमेंट है उससे तो यूटी बना था, ठीक है, जो 12वां अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में हुआ था, उसके बाद की कहानी फिर हमने पढ़ी थी जिसमें गोवा 12th अमेंडमेंट जो 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 12th अमेंडमेंट से तो पहले 1962 में जो हुआ था ये यूटी बना, देन आपका जो 56th अमेंडमेंट है उसके थ्रू 1987 में ये स्टेट बना, यानी कि राज्य में बनाई है, ठीक है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट और यूटीज आफ्टर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 इज करेक्टली मैच्ड? भाई कौन सही मैच्ड है? तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। सन 2000 में 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे। यूपी से काट के बना था उत्तराखंड, एमपी से कट के बना था छत्तीसगढ़, ठीक, और ध्यान रखना बिहार से कट के बना था झारखंड। ये तीनों ही सन 2000 में बने थे, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पर करेक्टली मैच्ड कौन सा है? भैया हो जाएगा, बिकॉज तेलंगाना तो 2014 में बना है, ये 2000 में और ये भी 2000 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 23 विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप? नागरिकता से कौन से प्रावधान है? तो कल हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे इसको, मतलब फंडामेंटल राइट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी जो अगले 3 पार्ट हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का एक पार्लियामेंट चैप्टर और एक ये एक तरफ ये 3 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। पिछली बार तो एक ही लेक्चर में पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, लेकिन इस बार 2 में उसको डिवाइड करके पढ़ाऊंगा सो दैट अच्छे से समझ में आए। मतलब पहले भी समझ में आया होगा, लेकिन हो क्या जाता है कि कुछ लोग को थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सिटीजनशिप पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 1 यूनियन एट टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, और ये आपका सिटीजनशिप। चलो 2 क्वेश्चन और करो फिर छुट्टी। व्हेन डिड द सिटीजनशिप प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? तो नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे बताइए? क्या 15 रॉन्ग? 15 में क्या दिक्कत है? ओके सॉरी रियली सॉरी, ठीक है। तो कब लागू हो गए थे? तुरंत ही लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत लागू हो गए थे, ठीक है। कुछ प्रावधान थे रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट, इलेक्शन, वो तुरंत ही लागू हो गए थे जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। कितने लोगों ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जरा बताइए?
नॉट अलाउड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? रजिस्ट्रेशन है, अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो। डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि दोहरी नागरिकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, ठीक है। क्या? अच्छा, इनकरेक्ट पूछा था क्या? ओके 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 ओके। कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, द इंडियन फेडरेशन वॉज द रिजल्ट। तो ये हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगा था करेक्ट पूछा है इसमें से, सबसे करेक्ट कौन सा है सबसे, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर इनकरेक्ट इसमें पूछा था, ओके, तभी आप 15 और 18 कमेंट कर रहे थे बार बार, ओके ठीक। तो इसमें बी हो जाएगा, इंडियन फेडरेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। और ये तो सही है, खैर हाँ, ये मैंने चेक ही नहीं किया सी वाले को, सीधे मैंने डी मार दिया। सेंटर और स्टेट की अगर बात करेंगे तो ये शेड्यूल 7 में लिखी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, तीनों लिस्ट लिखी हुई उसमें, जिसमें कि इनका पावर डिवाइडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ वॉज नॉट इंक्लूडेड फॉर फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप अंडर दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019? तो किसको नहीं इंक्लूड किया गया? मुस्लिम्स, तो इसीलिए आपको पता है वो बवाल भी इसीलिए मचा हुआ है। चलिए 3 और करते हैं, 30 तक रखते हैं, ठीक है। Which of the following statement in the context of Indian citizenship is correct? Citizenship is listed in the state list. It would be wrong because वो यूनियन लिस्ट में है, तो ये wrong होगा, तो ये गया। Article 5 to 11 of the Constitution of India deal with the various categories of persons who are entitled to citizenship. True. There are only 3 ways to get Indian citizenship. Wrong. There are 5 ways. Okay. So 2 only सही आंसर हो जाएगा। 28, ये हिंदी में मैंने दिखाया नहीं, सॉरी। हाउ मेनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर कवर्ड अंडर द 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? कितनी कम्युनिटीज़ कवर्ड हैं? तो हमें पता है कितनी हैं, 6 कम्युनिटीज़ हैं। 6 कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं 3 देशों से जो आए हुए हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 कंटेन्स क्वालिफिकेशंस फॉर नेचुरलाइजेशन? बता, विच शेड्यूल ऑफ, कौन सा शेड्यूल है जो सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन का वो कैरी करता है? तो शेड्यूल या सेक्शन मान सकते हो। सेक्शन 3 बर्थ, डिसेंसी, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, कॉर्पोरेशन टेरिटरी। 4, 5 बर्थ, डिसेंसी, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ओके 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 ओके, शेड्यूल की बात कर रहा है इसमें। ओके ओके ओके, 90 कंटेन द क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन, 10th शेड्यूल। ये शेड्यूल वो मत समझना तुम, ठीक है, ये शेड्यूल वो मत समझ लेना कॉन्स्टिट्यूशन वाले, ठीक है। ये 3rd शेड्यूल होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ये वो वाले शेड्यूल नहीं है जो हमने पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये शेड्यूल बात कर रहा है जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें जो डिफरेंट शेड्यूल दिए हुए हैं उसकी बात कर रही है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे कहाँ गया वो? ओके, यहाँ पे हमने जो देखा था दैट वाज दिस थिंग, ये सेक्शन था, ठीक है, ये चीज़ जो थी ये सेक्शन थी आपकी, सेक्शन 3, सेक्शन 5, 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे शेड्यूल की बात कर रही है, ठीक है। तो 3rd शेड्यूल आंसर होगा यहाँ पे, ओके चलो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड? 11? 11 तो नहीं है। 11 में तो ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है बनाने की सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजंस। 10 में क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, इट इज़ दी आर्टिकल नंबर 5। 6 तो उन लोगों से डील करता है जो पाकिस्तान से आए हैं, उनसे डील करता है। 7 किससे डील करता है बताओ? 7 किससे डील करता है? जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे फिर पाकिस्तान से भारत आए, ओके। तो आर्टिकल नंबर 5 यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला एक कर लेते हैं, ओसीआई वाला। ओसीआई होल्डर्स आर, भारत के विदेशी नागरिक धारक हैं कौन? पर्सन्स एंटाइटल्ड टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इंडियन सिटीजन्स विद वोटिंग राइट, डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फॉरेन नेशनल्स विद स्पेशल प्रोविजंस। तो बहुत आसान है ये, कि मैंने आपको बताया था वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी ऑब्वियस सी बात है नहीं होल्ड कर सकते हैं। डुअल सिटीजनशिप तो भारत में चलती ही नहीं है, तो ये कौन है? ये फॉरेन नेशनल्स हैं, ठीक है, जिनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जैसे कि आपको वो मैंने बताया था, ठीक है, ये सब आप कर लोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीज़ा वाले राइट्स हो गए, ओके। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट हाउ मेनी ईयर्स मस्ट अ पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? कितने साल रहना है नेचुरलाइजेशन से अगर आपको नागरिकता लेनी है? तो इसमें आप ये जो CAA है 2019 का उसको मत डालिएगा, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। उसको देख के आप यहाँ पे 5 साल मत मारिएगा, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको।
क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा 12 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 12 साल रहना है। विच अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन दैट एन इलीगल माइग्रेंट कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाई नेचर। यानी कि कब ये प्रोविजन लाया गया था कि जो इलीगल माइग्रेंट है वो नागरिकता नहीं ले सकता या तो नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन से? 2003 में, 2005 में, 1986 में या 2015 में? तो मैंने आपको जो भी चीज़ बताई थी तो 1987 से लागू हुई थी, तो 1986 में अमेंडमेंट हुआ था, या 2004 में हुआ था क्योंकि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था। 2003 इसका सही आंसर है। 2003 में अमेंडमेंट हुआ था कि इलीगल वाला अगर आप चीज़ यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको। ठीक है, 2004 में या तो ऐड हुआ है कोई प्रोविज़न या 1987 में। ठीक है, चलो तो बाकी ये आप कर सकते हैं। किस अमेंडमेंट से ट्रांसफ़र करी गई थी लैंड फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश? आसान है, 100th वाला है ना। चलो तो फाइनली हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अब बाकी के क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, जैसे ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप डिड इंडिया स्टार्ट फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रिक्टली आफ्टर द 2003 अमेंडमेंट? डुअल, जस सॉली, यूनिवर्सल सिटीजनशिप है विद जस सैंगनी। तो क्या हमने फॉलो करना शुरू कर दिया? तो सॉली चलता था पहले। ठीक है, फिर 1987 में हो गया जस्ट सैंगनी, और 2003 में क्या हो गया कि दूसरा वाला 2003 अमेंडमेंट ने क्या बोल दिया, दूसरा वाला इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। और ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ओके, ये आपको पूरे क्वेश्चंस का जो PDF